welcome to CCD, a complete course destination. So दोस्तों, हमारी टीम CCD एक कंप्लीट कोर्स लेकर आई है जिसके अंदर हम लोग एक डीप स्टडी करवाने वाले हैं NCERT की, जिसके अंदर हम लोग NCERT के पूरे कंटेंट को डिस्कस करेंगे बेसिक्स से। ठीक है, तो बाकी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलो देखते हैं, आज हमारी फर्स्ट क्लास है क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, जिसका नाम क्या है चैप्टर फर्स्ट का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे इसी चैप्टर के साथ। तो दोस्तों देखो कि हम लोग अपनी पिछली क्लासेस के अंदर बहुत कुछ फूड के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, बहुत कुछ हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो देखिए, हमें पता है दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको क्या जरूरत है? सबको फूड की जरूरत होती है। एंड हम लोग ये भी पढ़ के आ चुके हैं कि किस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। दैट इज व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। और जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। दैट इज व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब देखिए, हमने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर, जो हमारे 6th 7th क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? किस प्रोसेस से बनाते हैं? विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो भी एनिमल्स होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो होते हैं, वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो बात आती है दोस्तों कि जो एनिमल्स होते हैं वो कहां से लेते हैं अपना फूड? फ्रॉम वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड? फ्रॉम वेयर डू एनिमल्स get their food? कहां से लेते होंगे ये अपना खाना? पर देखिए, उससे पहले हम लोग को ये जानने की जरूरत है दैट व्हाई वी नीड फूड। क्यों लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको खाने की जरूरत पड़ती है? तो देखो, हम लोग को पता है कि जो खाना होता है उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। फूड से हम लोग को क्या मिलती है? एनर्जी। फूड हमको देता है एनर्जी, एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज दिस एनर्जी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज दिस एनर्जी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर बॉडी फंक्शन। बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, कोई भी फंक्शन हो बॉडी के अंदर, वो सब किसकी हेल्प से होते हैं? विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड खाते हैं, फूड से उनको मिलती है एनर्जी, एंड उस एनर्जी को वो यूटिलाइज करते हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर बॉडी फंक्शन। बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे उन सबको वो सब किसकी हेल्प से होती हैं? विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देखिए, हमको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते। सो दे डायरेक्टली or indirectly depends on other plants for their food। वो अपने खाने के लिए कहां पर, किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? ऑन प्लांट्स। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं वो अपनी, या फिर ह्यूमंस हैं, अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया कि फूड सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है फूड खाते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो
जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते, वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने खाने के लिए। अब देखिए, अगर हम देखें तो हमारी दुनिया कितनी बड़ी है। अरे दुनिया की तो बात छोड़िए, आप अपनी कंट्री को ले लीजिए, हमारी कंट्री इंडिया कितनी बड़ी है, कितनी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब देखो, जितनी पॉपुलेशन है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको खाना चाहिए, ठीक है, खाना चाहिए, पर खाने के लिए डिपेंड किस पे होते हैं, प्लांट्स पे। सो हाउ वी प्रोवाइड दैट मच अमाउंट ऑफ फूड टू द एवरी इंडिविजुअल, इतने ज्यादा लोगों को हम लोग कैसे खाना जो है प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है, किस तरह से प्रोवाइड कर पाते हैं। इट मीन्स कि अगर हमको सबको खाना प्रोवाइड करना है तो जो फूड है उसको प्रोड्यूस करना होगा ऑन लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे फूड की प्रोडक्शन होनी चाहिए। इट मीन्स दैट क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्रोडक्शन ऑफ फूड, ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। अगर हमको सबको फूड प्रोवाइड करना है तो क्या इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर प्रोडक्शन हो, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट हो और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड अच्छे से हो। हमारे लिए 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर प्रोडक्शन हो, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो ये जो फूड की प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा नेसेसरी है, इतने ज्यादा पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है। बात आती है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है, व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर शब्द कहां से आया, एग्रीकल्चर शब्द हमारे पास कहां से आया। टिल 10,000 बिफोर क्राइस्ट पीपल्स वर नोमैडिक, ठीक है, जो लोग थे वो नोमैडिक थे, जो ग्रुप्स बना के, झुंड बना के एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे इन द सर्च ऑफ व्हाट, फूड एंड शेल्टर। फूड और शेल्टर की सर्च के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, ठीक है। तो शुरू में जो नोमैडिक पीपल्स थे वो क्या खाते थे, रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाकर अपना गुजारा किया करते थे। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, हंटिंग शुरू की एनिमल्स की, जिससे वो एनिमल्स से अपना फूड ले लेते थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कल्टीवेशन शुरू की और उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू किया, राइस, मेज, व्हीट और डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स को प्रोड्यूस करना शुरू किया। और उसी वक्त हम लोगों के एग्रीकल्चर शब्द का जन्म हुआ, ठीक है, एग्रीकल्चर शब्द का जन्म हो चुका था। अब देखिए हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि क्रॉप क्या होती है, व्हाट आर क्रॉप्स, क्रॉप्स क्या होती हैं, हम लोगों को ये बहुत अच्छी से पता होना चाहिए। तो व्हाट आर क्रॉप्स, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड are grown and cultivated at one place on a large scale is called crop। क्या होती है क्रॉप्स, जब सेम काइंड के प्लांट्स एक लार्ज स्केल के ऊपर बीजे जाएंगे, उगाए जाएंगे, उसको हम लोग कह देंगे क्रॉप्स।
जैसे कि हम लोगों को डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में पता है, क्रॉप्स ऑफ राइस, क्रॉप्स ऑफ पैडी, क्रॉप्स ऑफ मेज, क्रॉप्स ऑफ व्हीट, डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स के बारे में हम लोगों को ज्ञान है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं क्रॉप्स ऑफ व्हीट। सो व्हाट इज क्रॉप्स ऑफ व्हीट? क्रॉप्स ऑफ व्हीट क्या है? जब व्हीट के पौधे बहुत बड़ी जगह के ऊपर, बहुत लार्ज जगह के ऊपर, लार्ज स्केल के ऊपर एक ही तरह के जो व्हीट के पौधे हैं उसको उगाया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? क्रॉप ऑफ व्हीट। इट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स आर ग्रोन in a field are of wheat। इसका मतलब क्या है कि क्रॉप ऑफ व्हीट का क्या मतलब है कि इट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स आर ग्रोन इन अ फील्ड। एक फील्ड मतलब कि बहुत बड़ी जगह, एक बहुत बड़ी जगह के ऊपर जितने भी पौधे लगाए हुए हैं हमने, वो क्या है? आर ऑफ व्हीट। वो सभी पौधे व्हीट के हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? क्रॉप ऑफ व्हीट। ठीक है, अब हम लोग को पता चल गया कि क्रॉप क्या होता है। एक बहुत बड़ी जगह के ऊपर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को जब हम उगा देंगे उसको हम लोग क्या कह देंगे? क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप तो हम लोग को पता चल गया। अब जो क्रॉप्स है दे आर क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड डोमेन्स। जो क्रॉप्स है वो दो बहुत बड़ी डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स जो होती हैं हमारे पास क्लासिफाइड है, क्लासिफाई हो रखी है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? देखते हैं, चलो। हमारा फर्स्ट टाइप क्रॉप जो है क्लासिफाइड है एक तो होती है खरीफ क्रॉप्स, एक होती है हमारी खरीफ क्रॉप्स और एक होती है हमारी रबी क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स की डिफरेंट टाइप्स की हम लोग डिस्कशन करें तो दो टाइप की क्रॉप्स होती हैं। एक तो हमारी होती है खरीफ क्रॉप्स और दूसरी होती है रबी क्रॉप्स। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? ऐसी क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर, जो क्रॉप्स जो है बारिशों के मौसम में होती हैं, ऐसी क्रॉप्स जो कि ग्रोन होती हैं बारिशों के मौसम में। द क्रॉप्स विच आर sown in the rainy season of India। इंडिया की रेनी सीजन में जो उगेंगी उसको हम क्या कह देंगे? खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, तो जो हमारी खरीफ क्रॉप्स होती हैं रेनी सीजन के अंदर होती हैं, और रेनी सीजन का टाइम कौन सा होता है? जून टू सितंबर। इंडिया के अंदर रेनी सीजन का टाइम कौन सा होता है? फ्रॉम जून टू सितंबर। ठीक है, तो व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स? दोज क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन ऑफ इंडिया। इंडिया की रेनी सीजन के अंदर उगेंगी, ऐसी क्रॉप्स को हम लोग कह देंगे खरीफ क्रॉप्स। और इंडिया के अंदर रेनी सीजन कब आता है? फ्रॉम जून टू सितंबर। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे खरीफ क्रॉप्स की। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगी हमारी? एग्जाम्पल्स हो जाएंगी दैट इज पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स। ये कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे खरीफ क्रॉप्स की, दैट इज पैडी, मेज, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट्स। ये सभी जो क्रॉप्स होंगी ये हमारे बारिशों के मौसम में होंगी, जून से सितंबर के मौसम में। ठीक है, उसके बाद आ जाती है व्हाट आर रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स which are sown in the winter season of India। इंडिया की विंटर सीजन के अंदर ये होती हैं क्रॉप्स, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? रबी क्रॉप्स। और इंडिया का विंटर सीजन कब से आता है? अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से लेके मार्च तक। एग्जाम्पल्स कुछ ले लें तो वीट, ग्राम, पी और मस्टर्ड। ठीक है,
ये होती है हमारी रबी क्रॉप्स, जो क्रॉप्स जो है विंटर सीजन, इंडिया के विंटर सीजन के अंदर उगेंगी, उसको हम कह देंगे रबी क्रॉप्स। और उनकी अगर कुछ एग्जांपल लें तो वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड, ये हो जाती है हमारी टू टाइप्स की, डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स, ठीक है, जो कि डिफरेंट सीजन के अंदर उगती है। अब रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप को अगर साइड में करें तो कुछ ऐसे पल्सेस और वेजिटेबल्स होती हैं जो कि समर सीजन के अंदर भी उगती हैं ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। हमारी कंट्री के डिफरेंट प्लेसेस पे गर्मियों के मौसम में डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स और पल्सेस जो है उगती हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाती है हमारी क्रॉप्स किस तरह क्लासिफाई की गई है। ओके, अब बात आती है, हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि देखिए जो हमारे पैडी की क्रॉप थी, जो हमारी पैडी की क्रॉप थी, वो कब होती थी? रेनी सीजन के अंदर, ठीक है। पैडी की क्रॉप होती थी रेनी सीजन के अंदर। भाई ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि यही पैडी की क्रॉप को हम लोग विंटर सीजन के अंदर क्यों नहीं उगा सकते? क्यों नहीं उगा सकते हम पैडी की क्रॉप को विंटर सीजन के ऊपर के अंदर? तो देखिए क्या रीजन है कि जो पैडी की क्रॉप है उसे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। उसको ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, जो हमें विंटर सीजन के अंदर मिलना मुश्किल है। तो हम लोगों को नेचुरल तरीके से पानी कब मिलेगा? इन रेनी सीजन। और जब हम लोगों को नेचुरल तरीके से पानी मिलेगा उसी टाइम पे हम लोग उसको उगाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो पैडी की क्रॉप्स होती हैं उसको हम रेनी सीजन के अंदर उगाते हैं, ताकि उसको नेचुरली वाटर इजीली मिल सके, क्योंकि इतने लार्ज अमाउंट में वाटर हम लोग प्रोवाइड करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए उसको रेनी सीजन के अंदर उगाया जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, मतलब कि क्रॉप्स का हम उनकी नीड के अकॉर्डिंग उगाते हैं, ठीक है। अब आती है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो देखो जब कल्टीवेशन होती है तो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज जो है फार्मर्स करते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा भी होगा या फिर कभी आपने गार्डनर को देखा होगा, गार्डनर भी सेम टाइप की एक्टिविटीज करता है। जब वो गार्डनिंग करता है तो सेम टाइप की एक्टिविटीज करता है। या फिर आपने अगर अपने घर के अंदर ऐसा कोई छोटा सा गार्डन बना रखा हो या फिर थोड़े बहुत पौधे लगा रखे हो, तो आप भी सेम टाइप की एक्टिविटीज करते हैं। और जितनी भी एक्टिविटीज और टास्क होते हैं ना, जो हम लोग फार्मिंग के दौरान करते हैं, जो हम लोग जो है खेती के दौरान करते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, बेसिक प्रैक्टिसेस। तो देखते हैं इसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज आ जाती हैं। तो कौन सी एक्टिविटीज आ जाती हैं? दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज सोइंग। थर्ड आ जाता है हमारा पॉइंट, दैट इज एडिंग manures and fertilizers। देन आ जाता है इरिगेशन, देन आ जाता है हमारा इरिगेशन, एंड देन आ जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। एंड लास्ट हमारा क्या आ जाता है? सेकेंड लास्ट इज हार्वेस्टिंग, and our last step is what? Storing, or we can say that storage, ठीक है। ये कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो हम लोग जो कि बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। अगर हम लोगों को क्रॉप्स को ग्रो करवाना है तो हमें ये कुछ एक्टिविटीज को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बेसिक प्रैक्टिसेस के अंदर। तो व्हाट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? तो देखो कभी आपने सॉइल को देखा है, ऐसे ही नॉर्मल सॉइल को देखो अगर, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अगर हम लोगों को उसके अंदर बीज डालना है या फिर बीज उगाना है, तो क्या हम लोग ऐसे ही डाल सकते हैं? ठीक है, इसी इतनी हार्ड जो सॉइल होगी उसके अंदर ऐसे ही बीज को उगा सकते हैं? इट इज वेरी डिफिकल्ट। उसको तो इवन थोड़ा सा साइड करना भी बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है, हाथों से।
तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो हार्ड सॉइल है उसको लूज सॉइल बनाते हैं, ठीक है, लूज सॉइल बनाते हैं और उसके अंदर जब हम बीज उगाएंगे तो जो हमारे प्लांट की रूट होगी वो डीपली पेनिट्रेट कर पाएगी सॉइल को, क्योंकि सॉइल लूज होगी। पर अगर सॉइल हार्ड होगी तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि उसके अंदर जो है प्लांट ग्रो कर पाए। तो इसके नीचे लिख दीजिए, इन टॉपिक के नीचे लिख दीजिए टू बी कंटिन्यूड। इस टॉपिक को हम लोग अपनी अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे पूरी डीपली, अच्छी तरह से। इन सभी हम लोग सभी पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।